नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना हाल ही में एक ऐसा भूचाल आया है जो किसी पहेली से कम नहीं। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी वो छिपी है हमारे संविधान के एक बहुत ही खास कानून में। तो सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही हैरान करने वाला भी। सोचिए, एक पार्टी के 10 में से 7 सांसद, 7 अपने सबसे बड़े विरोधी दल में शामिल हो जाएं और उन पर कोई कार्रवाई भी ना हो। ये कैसे मुमकिन है? आज इसी की तह तक चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसने इस पूरी बहस को छेड़ा है। तो देखिए मामला है क्या। आम आदमी पार्टी यानी एपी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने पार्टी बदल ली है और इस दल बदल की अगुवाई की राघव चड्ढा ने। ये सब अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नतीजा ये कि राज्यसभा में एपी की ताकत जो पहले 10 थी वो अब घटकर सिर्फ 3 रह गई है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप है। अब जाहिर है इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया और कहा कि ये उन वोटर्स के साथ धोखा है, उनके जनादेश के साथ विश्वासघात है जिन्होंने पार्टी के नाम पर इन सांसदों को चुना था। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है क्या जो इस तरह की चीजों को रोके? बिल्कुल है। चलिए अब उसी नियम पुस्तिका पर नजर डालते हैं। तो ये जो कानून है ये है हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची। हम सब इसे आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। देखिए, इसे 1985 में लाया ही इसलिए गया था ताकि कोई भी सांसद या विधायक अपने निजी फायदे के लिए पार्टियां न बदलता फिरे और सरकारें स्थिर बनी रहें। और पता है, इस कानून के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसकी जड़ें जाती हैं 1967 में हरियाणा की राजनीति में। वहां एक विधायक थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। सोचिए, बस तभी से आयाराम गयाराम वाली राजनीति का मुहावरा चल पड़ा। इसी तरह की अस्थिरता को खत्म करने के लिए 1985 में ये कानून बना और फिर 2003 में इसे और भी ज्यादा सख्त किया गया। तो आखिर ये कानून कहता क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 2 आधार हैं जिन पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। पहला, अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, और दूसरा, अगर वो पार्टी के व्हिप को ना माने। व्हिप मतलब पार्टी का आधिकारिक निर्देश कि आपको इस मुद्दे पर पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा और साफ लगता है ना, पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा लेकिन। तो अगर कानून इतना साफ है तो फिर ये सब हुआ कैसे? यहीं पर इस कानून का एक सबसे बड़ा अपवाद या कह लीजिए कि एक लूप होल सामने आता है, और वो आंकड़ा है 2/3। जी हां, 2/3। यही वो जादुई नंबर है जो सारा का सारा खेल बदल देता है। अब जरा इस गणित को समझिए। आम आदमी पार्टी के कुल सांसद थे 10। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाएगा, और इस सूरत में उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो 10 का 2/3 कितना हुआ? ये हुआ 6.67, मतलब कम से कम 7 सांसद। और ठीक यही नंबर था। पूरे 7 सांसद एक साथ पार्टी से अलग हुए और इसी नियम के तहत वो अयोग्य होने से बच गए। वैसे एक बात बताऊं, ये नियम हमेशा से इतना सख्त नहीं था। 2003 से पहले ये सीमा सिर्फ 1/3 यानी 1/3 हुआ करती थी। तब तो थोक में दल बदल करना और भी आसान था। फिर 91वें संशोधन में इसे बढ़ाकर 2/3 किया गया ताकि इस पर कुछ तो लगाम लगे। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, ये रास्ता आज भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये आखिरी फैसला लेता कौन है कि सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो देखिए, दल बदल के मामलों में अंतिम फैसला सदन के अध्यक्ष का होता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। लेकिन उनका फैसला भी पत्थर की लकीर नहीं होता। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि अध्यक्ष के फैसले की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सब कानूनी तौर पर कैसे हुआ। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर कि ये क्यों हुआ। आखिर पार्टी के अंदर ऐसी क्या खिचड़ी पकड़ी थी कि इतनी बड़ी टूट हो गई? अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस बड़ी टूट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पार्टी का नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा की अपनी बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रीय पहचान। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब चड्ढा को एक बड़ी नेतृत्व की भूमिका से हटाया गया तो इसे उन्होंने एक अपमान की तरह देखा। इसके अलावा बीजेपी से कैसे निपटा जाए, इस पर रणनीतिक मतभेद और स्वाति मालीवाल मामले जैसे अंदरूनी संकटों ने भी पार्टी के भीतर की दरारों को और चौड़ा कर दिया।
और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हो गया। सूत्रों का तो यही कहना है कि ये राघव चड्ढा का एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। बताया जा रहा है कि पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने लगभग 2 हफ्तों तक अपने साथी सांसदों का समर्थन जुटाया और फिर ये बड़ा कदम उठाया। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हम सब से जुड़ा है, एक वोटर के तौर पर। इस पूरे खेल का हमारे लोकतंत्र और जनता के दिए हुए जनादेश के लिए आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल है। जब हम वोट डालते हैं तो वो वोट किसका होता है, उम्मीदवार का या उस पार्टी का जिसके चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ रहा है? दल बदल की सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि ये सीधे सीधे जनादेश का अपमान है। सोचिए, लोगों ने तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा और वादों पर वोट दिया था, लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि अब किसी और पार्टी में हैं। भारतीय राजनीति में एक टर्म आजकल बहुत चलता है, वॉशिंग मशीन। इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टियों के नेता जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा होता है, वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और शामिल होते ही उनके खिलाफ चल रही जांचें या तो धीमी पड़ जाती हैं या ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, मानो सारे दाग धुल गए हों। इस मामले में भी अशोक मित्तल का उदाहरण दिया जा रहा है, जिनके यहाँ दल बदल से कुछ ही समय पहले एक रेड हुई थी। और ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये सच में अपने असली मकसद यानी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में कामयाब हुआ है, या फिर इसने बस एक नया रास्ता खोल दिया है जो किसी एक या दो नेता के जाने पर तो रोक लगाता है, लेकिन थोक में पूरी की पूरी टुकड़ी के दल बदल को एक तरह से कानूनी जामा पहना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी राजनीति का भविष्य तय करेगा।